हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे अपना चैप्टर आर एनवायरनमेंट, और ये पूरा ही जो लेक्चर है उसमें हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो साइंस का एग्जाम आता है वो बेटा 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, और 5 मार्क्स का उसमें आर एनवायरनमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं और ध्यान से समझते हैं तो इसका मतलब आपके 5 नंबर पक्के। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा चैप्टर है आर एनवायरमेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे कि भाई एनवायरमेंट क्या होता है ना। सबसे पहले हम पूछेंगे कि एनवायरमेंट क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे आसपास चीजें हैं हम लोग देख रहे हैं वो हमारा एनवायरमेंट है। हम अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के एनवायरमेंट हमारा एनवायरमेंट है। चंडीगढ़ रहते हैं तो वहां के आसपास का एनवायरमेंट उसका एनवायरमेंट। कोई एग्जाम्पल कोई साउथ में रहता है तो उसके आसपास जो उसका एनवायरमेंट है। तो वैसे ही हमारे आसपास जो चीजें हैं, लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें, वो होती है हमारा एनवायरमेंट। क्लियर है। तो एनवायरमेंट को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? थिंग्स अराउंड अस इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है जी। तो जो भी चीजें हमारे आसपास है, चाहे वो लिविंग चीज हो या नॉन लिविंग चीज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते हैं। क्लियर। अब इसी से एक वर्ड रिलेटेड है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। दूसरा वर्ड है बेटा इकोसिस्टम, है ना। दूसरा रिलेटेड वर्ड है हमारा इकोसिस्टम। कि आपने एनवायरमेंट तो बता दिया कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसको हम बोलेंगे कि हमारा एनवायरमेंट है, लेकिन इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है बेटा लिविंग चीज और नॉन लिविंग चीज। ठीक है, यहां पर भी दोनों चीजें हैं, लिविंग चीज है और नॉन लिविंग चीज है। लेकिन जो ये दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती रहती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। बात समझ आ गई। जब लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें दोनों एक ही जगह रहेंगी और दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी ताकि वो हेल्प कर सके लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? This is the interaction of living thing with non-living thing for their survival। बात समझ आ गई। जब लिविंग चीज नॉन लिविंग चीज के साथ रहेगी अपने सर्वाइवल के लिए तो उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है। अब इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं कि लिविंग चीज और नॉन लिविंग चीजें दो चीजें हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं यहां पर बेटा बायोटिक। ठीक है, बायोटिक होता है बेटा लिविंग। ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं बेटा एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक होता है हमारा नॉन लिविंग। क्लियर है इतना? ठीक है, कोई इश्यू इसमें? अब बायोटिक आपका कुछ कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्या? बायोटिक आपका बेटा दो तरीके का होगा, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, बायोटिक ऑटोट्रॉफ्स में, और दूसरा आपका हेटेरोट्रॉफ्स में। ठीक है, अब बात करते हैं जरा हम ऑटोट्रॉफ की। ठीक है, ऑटोट्रॉफ, ऑटो मींस सेल्फ, है ना। ऑटो वर्ड का मतलब है सेल्फ। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पा रहे हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। याद आया कुछ, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी, नहीं, मम्मी किचन में खाना बना रही है, अपने लिए खुद बना रही है, वो ऑटोट्रॉफ नहीं है भाई, क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको रॉ मटेरियल चाहिए। जबकि ऑटोट्रॉफ में क्या होगा? ऑटोट्रॉफ रॉ मटेरियल अपने आप लेता है, किसी और सोर्स से नहीं ले रहा, उसके पास रॉ मटेरियल अपने आप होता है, वो अपने रॉ मटेरियल से क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो ये होंगे ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा हम, ग्रीन प्लांट्स। क्लियर। ऑटोट्रॉफ क्या हो गए? ग्रीन प्लांट्स हो गए। हेटेरोट्रॉफ बेटा आपके दो तरीके के होंगे यहां पर। ठीक है, एक तो आपके डीकंपोजर्स और दूसरा आपका
कंज्यूमर्स। ठीक है, हेटरोट्रॉफ आपके दो टाइप के कौन कौन से, एक आपका डीकंपोजर और दूसरा आपका कंज्यूमर्स। ठीक है, अब जो खाना ऑटोट्रॉफ ने बनाया था, है ना, वो खाना इधर जाएगा। यानी कि हेटरोट्रॉफ कौन होते हैं, जो अपने खाने के लिए हमेशा किसी दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं, वो होते हैं हेटरोट्रॉफ। ठीक है, हेटरोट्रॉफ अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे बेटा, हमेशा किसी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे कि आप हमें खाना दे दो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में अपना लंच नहीं लाते हैं, वो हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहेंगे कि भाई हमारा फ्रेंड हमारे लिए भी लंच लाएगा और उसकी मम्मी आपके लिए बना के देती है, तो वही लोग हैं हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफ क्या हो गया, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉफ पे, ऑटोट्रॉफ इनको खाना देता है। क्लियर। अब हेटरोट्रॉफ में भी दो टाइप है, डीकंपोजर और कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर जो खाना ले रहा होगा ऑटोट्रॉफ से, और डीकंपोजर होता है जो खाना लेगा, लेकिन किस फॉर्म में बेटा, डेड और डिकेइंग फॉर्म में। ठीक है ना, डीकंपोजर होते हैं जो डेड फॉर्म में खाना लेते हैं, डेड और डिकेइंग फॉर्म में। बात समझ आ गई है, क्लियर। कंज्यूमर जो डायरेक्टली खाना ले रहे होंगे, लिविंग बीइंग होंगे वो, क्लियर है। ये डेड से खाना लेता है, वो लिविंग से खाना लेता, इतना समझ आ गया है। ठीक है, बायोटिक का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा ए बायोटिक की, ठीक है, तो ए बायोटिक भी यहां पर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है आपका फिजिकल फैक्टर्स, यानी नॉन लिविंग है जो फिजिकल फैक्टर्स है, और दूसरा आपका केमिकल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स, नॉन लिविंग केमिकल फैक्टर्स। क्लियर। फिजिकल फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये फिजिकल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, केमिकल फैक्टर्स हो गए प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, तो ये सब हो गए आपके केमिकल फैक्टर्स जो कि आपके एबायोटिक है। तो बायोटिक और एबायोटिक जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, उसको हम बेटा इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर। डिफरेंस समझ आया इकोसिस्टम में और एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो इंक्लूडिंग है लिविंग नॉन लिविंग, इकोसिस्टम जिसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं और हेल्प कर रही है उसको सर्वाइवल के लिए। जैसे मैं एक इकोसिस्टम का एग्जांपल बताती हूँ आपको, लेक है ना, लेक है, लेक में क्या है, नीचे पेड़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऊपर फिशेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीच में वाटर है। ठीक है, क्या हो गया, ए बायोटिक फैक्टर। क्लियर है, कितना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, जरा हम कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम करते हैं। ठीक है, कि हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम करेंगे, कितने तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले नंबर पे नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरली जो अपने आप से बना हुआ है वो नेचुरली होगा। इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं आपको, जैसे कि आपको क्वेश्चन देके कैटेगराइज कर दे कि ये नाम है, आप इनमें से बताइए कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम है ना। या 4-5 दे दिए, उससे बोलेंगे ऑड वन आउट, यानी कि बाकी 4 नेचुरल होंगे, एक मैनमेड होगा या आर्टिफिशियल होगा, उसको आपको निकालना होगा। इस तरीके से आ सकते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नेचुरल का एग्जाम्पल है, जैसे कि आप समझे माउंटेन नेचुरल है, डेजर्ट नेचुरल है, लेक्स नेचुरल है, ओशियंस नेचुरल है। ठीक है, क्लियर है। आर्टिफिशियल का मतलब है बेटा मैनमेड, जो हम लोगों ने बनाए हैं, पहले से नहीं थे। इसमें जैसे हम बात करेंगे पार्क्स, आर्टिफिशियली बनाया है हमने। क्रॉप फील्ड बेटा खेत, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। एक्वेरियम, ठीक है, ये भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। क्लियर है इतना। अब ये 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। इसमें भी अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ठीक है, तो आपको इनके नाम से, या आपने सुना होगा या आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एक्चुअली लैंड बेस्ड है, यानी कि कौन सा धरती के ऊपर है, और कौन सा वाटर बेस्ड यानी कि एक्वाटिक है।
है ना, लैंड बेस्ड कौन सा है और वाटर बेस्ड कौन सा है, क्लियर है। तो यहां से आपको इस तरह से दूसरे टाइप का भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये 4 आपको दे दिए एग्जांपल, ठीक है, ये 4 हैं, इनमें से आप बताइए कि कौन सा भाई लैंड बेस्ड है और कौन सा आपका वाटर बेस्ड है, ठीक है। ये लैंड बेस्ड है, डेजर्ट भी लैंड बेस्ड है, लेक आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ओशन भी आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है। इस तरीके से भी अगर कैटेगरी करने के लिए आएंगे आप समझ जाएंगे कि आपको बोला गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, लिख सकते हैं, क्लियर है ना। इसी तरीके से पार्क क्या है, ये भी आपका लैंड बेस्ड है। क्रॉप फील्ड भी बेटा आपका लैंड बेस्ड है, बिल्कुल सही। एक्वेरियम बताइए जल्दी से, वेरी गुड, एक्वेरियम है बेटा आपका एक्वाटिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम, क्लियर है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम आपका 2 तरीके से आ सकता है, समझ आया। एक तो आपका नेचुरल और मैनमेड करके, यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल करके, और दूसरा आपका ये बताइए लैंड बेस्ड है या वाटर बेस्ड है, एक्वाटिक है या लैंड बेस्ड है, क्लियर है, बिल्कुल सही, समझ आएगा टाइप ऑफ सिस्टम। इससे आगे चले, अब इकोसिस्टम में रहने के लिए हमें चाहिए बेटा एक टॉपिक जिसको मैं बोलूंगी, अच्छा हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर करे, समझ आया आपको। प्रोड्यूसर्स क्या होगा, जो खाना बनाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, कौन उसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर के टाइप करते हैं पहले हम, ठीक है। कंज्यूमर के टाइप आप लोग करोगे तो फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, ये सारे टॉपिक्स आपको ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर आपके 3 तरीके के मिल सकते हैं आपको फूड चेन में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। कंज्यूमर आपके 3 तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर। अब इसको समझने के लिए मैं फटाफट फूड चेन बना देती हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फूड चेन है। अब हमेशा बेटा कोई भी फूड चेन होगी ना तो स्टार्ट होगी वो प्रोड्यूसर से, ये प्रोड्यूसर होगा ऑटोट्रॉफ, ठीक है। स्टार्ट हमेशा होगी इससे, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर के बाद आएगा बेटा प्राइमरी कंज्यूमर, ये ठीक है। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद बेटा टर्शियरी कंज्यूमर। अभी समझ आया कि कंज्यूमर जो 3 तरीके के वो उनके डिपेंड करता है उनके ट्रॉफिक लेवल पे, कि जो पहले ट्रॉफिक लेवल पे है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो उससे अगले पे है वो सेकेंडरी होगा, उससे अगले पे टर्शियरी होगा। अब जो आप ये सुन रहे हो कि मैम बार बार ट्रॉफिक लेवल वर्ड बोल रही हैं, ये ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है बेटा एक रैंक, है ना, एक जगह जहां पर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अपना एक लेवल, अपनी एक जगह, जिस जगह पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी प्लेस होती है, दैट इज ट्रॉफिक लेवल। या मैं आपको बोलूं कि आप क्लास में आपकी से रैंक होती है ना, कि आप फर्स्ट रैंक आए हो, सेकंड रैंक आए हो, 10th रैंक आए हो, लास्ट रैंक आए हो, तो वो क्या है, वो है आपका एक प्लेस, है ना। उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म की जो प्लेस है वो है उसका ट्रॉफिक लेवल, क्लियर है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रॉफिक लेवल को एक्सप्लेन करते हैं। ट्रॉफिक लेवल को कैसे करेंगे बेटा, अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स हैं, अलग अलग, ठीक है बेटा जी। सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा, ये हम समझिए हमने इस तरीके से बनाई हुई है और हम इसको इस तरीके से मतलब दिखा रहे हैं, तो वही समझो। तो सबसे पहले नीचे ट्रॉफिक लेवल पे होंगे बेटा आपके प्रोड्यूसर, उसके बाद होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद होंगे बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको आप लोग या तो टर्शियरी कंज्यूमर लिखिए या टॉप कंज्यूमर लिखिए, क्लियर है। तो ट्रॉफिक लेवल वही मैंने बता दिया, अलग उसका क्या प्लेस है, वो किस लोकेशन पर है, वो होते हैं उनके ट्रॉफिक लेवल,
क्लियर है? ठीक है, बात समझ आ गई है? इसके बाद ट्रॉफिक लेवल इस लीनियर साइड से समझ आया, इस तरीके से समझ आया कि ट्रॉफिक लेवल क्या क्या होते हैं। अब यहां से बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज 10% लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 10% लॉ। ठीक है, 10% लॉ क्या होता है इसको पहले समझिए। सबसे पहला क्या पॉइंट आप लिखेंगे कि ऑब्वियसली ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये खाना बना रहा है, लेकिन ये प्रोड्यूसर खाना कैसे बना रहा होगा कि इसको सन से सन रेज मिल रही है ना, सनलाइट आ रही है इसके पास, तभी ये खाना बना पा रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब ओनली 1% ऑफ सनलाइट। जितनी भी ये आ रही है लाइट, उसकी खाली 1% सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और अपना खाना बनाते हैं। इतना क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ये वाले भी आपको लाइन आ सकती है, तो इसको भी बड़ा ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा कि जो प्लांट्स हैं वो पूरी सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ 1% लेते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, और वो रेडिएशन जिनको वो ले पाते हैं, उन रेडिएशंस को हम लोग बोलते हैं पार रेडिएशंस। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, जिन रेडिएशंस को वो लोग ले पाते हैं वो रेडिएशंस होती है बेटा पार रेडिएशंस। पार का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बात समझ आ गई है? वो रेडिएशंस होती है बेटा आपकी पार रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, खाली उनसे ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है। क्लियर इतना? तो प्लांट एब्जॉर्ब ओनली 1% ऑफ द सनलाइट। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? इट ट्रांसफर्स ओनली 10% एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब जितनी भी इसने एनर्जी बनाई होगी उसका ये 10% आगे वाले ट्रॉफिक लेवल्स को ट्रांसफर करेगा। बात समझ आ गई? दिस इज एक्चुअली 10% लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है जी, इसको करके देखते हैं जरा। एक मैं फूड चेन बनाती हूं, ग्रास, ग्रासहोपर, रैट, स्नेक, ईगल। ठीक है, सबसे पहले जो यहां मैं कर रही थी, ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उसके बाद आपका टॉप कार्निवोर हो गया। ठीक है, क्लियर? अब मैं बात कर रही थी आपका किसका? एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 10% लॉ की, कि आप बताइए कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 10% कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर ग्रास ने फॉर एग्जांपल 10,000 एनर्जी बनाई है, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या है? फिजिक्स में पढ़ा है, एनर्जी की यूनिट बताइए, जूल। वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा जूल है। अब इसके यूनिट हो गए जे फॉर जूल। अब इसने कितनी बनाई एनर्जी? 10,000 जूल बनाई है। ग्रास के पास 10,000, ग्रास होपर को ये कितना देगा? इसका 10%। ठीक है, इसका 10%। तो डायरेक्टली आप लोग कैसे कर देंगे कि बेटा एक जीरो कम कर दीजिए। ग्रास होपर को कितना दे रहा होगा? 1000 जूल। ठीक है, अगला रैट को कितना दे रहा होगा? 100 जूल। स्नेक को एक 10 कम कर दीजिए, वेरी गुड। ईगल को, वेरी गुड। तो ये है हमारा 10% लॉ, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको मिसिंग, एक प्लेस मिसिंग दे दी है ना, एक प्लेस मिसिंग दे दी, यहां पर दे दिया है जी क्वेश्चन मार्क, बताइए इसके पास कितनी एनर्जी होगी। कर लेंगे, आगे से एक जीरो कम करना है, इधर से एक जीरो बढ़ाने चले जाना है। तो ये है हमारा 10% लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग मेंशन कर लेंगे कि भाई इसके पास कितना होगा? इसके पास 100 जूल होगा, है ना। ठीक है, यहीं से दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। ये एक फूड चेन है ना, एक फूड चेन है।
ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फूड चेन क्या होती है। फूड चेन है बेटा अ सीरीज या अ सीक्वेंस, ठीक है, एक सीरीज है, सीक्वेंस है। अ लीनियर सीरीज लिख लो, लीनियर मतलब सीधी, ठीक है, अ लीनियर सीरीज या सीक्वेंस in which one organism eats another, ये होती है हमारी फूड चेन। समझ आया फूड चेन क्या होगा? एक सीधी सीरीज, एक सीधा सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्या हो रहा, उसको खा रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। अ लीनियर सीरीज या लीनियर सीक्वेंस इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर, क्लियर है। तो ये फूड चेन है। फूड चेन के हमें ट्रॉफिक लेवल समझ आ गया, क्या करना है फूड चेन का, हमें 10% लॉ के अकॉर्डिंग समझ आ गया कि भाई क्या क्या हम लोगों को उसमें एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर होगी। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, व्हाई फूड चेन्स आर ऑफ ओनली फोर ट्रॉफिक लेवल्स, या मैं बोलूंगी क्यों होनी चाहिए, है ना, क्यों है से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि आप बताइए क्यों होनी चाहिए। ट्रॉफिक लेवल जो है 4 ही क्यों होने चाहिए, मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी फूड चेन में कोई भी ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसका आंसर क्या आपको इससे ऊपर नहीं मिला जब हमने एनर्जी की बात करी? जब हमने एनर्जी की बात करी इसका आंसर तो हमें तभी मिल गया, जैसे कि क्या बेटा, ग्रास के पास 10,000 जूल था। ग्रास से अब आप लास्ट पे आ जाओ जरा, पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा है, 5वां ट्रॉफिक लेवल है। ग्रास के ऊपर 10,000 जूल था। ग्रास से ईगल पर कितना पहुंचा है? 1 जूल, विच इज वेरी लेस, या मैं बोलूं विच इज वेरी मिनिमम टू सस्टेन अ लाइफ, जो बहुत ज्यादा कम है कि भाई मैं बोलूं वहां तक तो दिए थे 10,000 जूल, मेरे तक आते आते थे 1 जूल बच गए। And how I'm able to sustain in this amount of energy। बात समझ आया कि भाई मैं इतनी कम एनर्जी में कैसे अपनी लाइफ सरवाइव करूंगा। आप इस तरीके से समझो कि आपके पैसे, आपने किसी को पैसे दिए हुए थे, ठीक है, नहीं दिए हुए थे, समझो किसी ने आपके लिए पैसे दिए कि इसको 10,000 दे देना आप, वो आपके पास आते 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 क्या बचे, 10 रुपए बच गए। तो डू यू फील हैप्पी टू गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी? नहीं ना। सेम है बेटा, तो ज्यादा लंबा ट्रॉफिक लेवल होगा तो जो लास्ट तक ट्रॉफिक लेवल बचेगा ना उसमें बहुत मिनिमम एनर्जी होगी, बहुत लेस एनर्जी होगी टू सस्टेन अ लाइफ। क्लियर है, बात समझ आ गई, आंसर अच्छे से समझ आया है, लिख देते हैं। दिस इज बिकॉज द एनर्जी लेफ्ट for the last trophic level was very less, will be less, which is not sufficient to sustain a life, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। ये क्वेश्चन समझ आया बेटा, मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको, 10% लॉ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, भूलना नहीं है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन हो या इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन हो। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ आया, आगे चले। अब एक बार एक डिफरेंस सा समझते हैं थोड़ा सा। एक चीज है बेटा फूड चेन, ठीक है, और एक चीज है यहां पर हमारे पास फूड वेब, ठीक है, फूड चेन और फूड वेब। मैं एक फूड चेन बनाती हूं और एक फूड वेब बनाती हूं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बन गया है, ये फूड चेन है, एक फूड वेब है। तो पहले हम फूड चेन करते हैं। फूड चेन का पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या फिर टॉप का कंज्यूमर बोलेंगे इसको। तो फूड चेन जैसे मैंने बताया बेटा आपको लीनियर है,
ठीक है, एक सीरीज में है, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका फिक्स्ड ट्रॉफिक लेवल है। ये सब चीजें हैं किसमें, फूड चेन में, ठीक है। जबकि फूड वेब की अगर हम बात करें, वेब मतलब क्या है, जाला, है ना, वेब क्या होता है, जाल होता है। तो फूड वेब की अगर हम बात करें, फूड वेब में देखो बेटा, सबसे पहला आ गया आपका ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर, ये आपका यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। एक तो आपका हो गया ये फूड चेन लीनियर, दूसरी ग्रास प्रोड्यूसर, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर, रैट सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर, ये आपका टॉप। क्लियर, दूसरी फूड चेन है, यानी ये आपकी पहली फूड चेन हो गई है, ये दूसरी फूड चेन हो गई। तीसरी देखो, ग्रास होपर, फिर बटरफ्लाई, फिर स्नेक, फिर मैन। इधर देखो ग्रास, फिर बर्ड, फिर मैन, इधर ग्रास, फिर रैबिट, फिर मैन। तो समझ आया कि ये कितनी सीरीज में है, कितनी लीनियर है और कितना सिंपल है, यूनिडायरेक्शनल है। जबकि यहां पर एक ही ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल लेट मैन, एक ही ऑर्गेनिज्म है और वो कितने सारे ट्रॉफिक लेवल्स पे आ रहा है, टर्शरी पे भी आ रहा है, टॉप पे भी आ रहा है, कभी कोई सेकेंडरी पे भी आ रहा है। तो उसका मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, किसमें, फूड वेब में। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखती हूँ, तो ये लीनियर नहीं है। सबसे फूड वेब क्या होता है बता देती हूँ, इट इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, है ना। जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड हैं उसको हम बोलेंगे फूड वेब है भाई। अब ये ठीक है, ये लीनियर नहीं होगा। दूसरा यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल है। सेम चीज, फ्लो ऑफ एनर्जी भी मल्टी डायरेक्शनल होगा इसमें, ठीक है। और जो ट्रॉफिक लेवल होगा, ट्रॉफिक लेवल फिक्स्ड नहीं है इसमें, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल्स आर नॉट फिक्स्ड। तो आपको समझ आया कुछ डिफरेंस फूड चेन और फूड वेब में, ठीक है। समझ पा रहे हैं, क्लियर है बेटा, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। और एनर्जी का जो डायग्राम होगा, एनर्जी का जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल, की एनर्जी हमेशा ट्रांसफर करेगी एक डायरेक्शन में, ऐसा नहीं किसी में भी जा रही, जो ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा होगा एनर्जी उसके पास जाती जाएगी। क्लियर है ये, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म है यहाँ पर बेटा, एक इंपॉर्टेंट टर्म विच इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है हमें, बायो मीन समथिंग लिविंग, है ना। मैग्निफिकेशन, अच्छा मैग्निफिकेशन ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लास हम क्यों यूज करते हैं, है ना, किसी चीज को एनलार्ज करके देखने, किसी चीज को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब हो गया कि भाई किसी लिविंग चीज को मैग्नीफाई करना है, या किसी लिविंग चीज में कुछ मैग्नीफाई हो रहा है, कुछ तो बढ़ रहा है, ठीक है। नाम से समझ आए। अब इसको मैं एक चीज आपको समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर यानी क्रॉप की बात चल रही है, क्रॉप्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रही हैं। अब ये चीज है क्या बेटा, ये जो है हमारी लाइफ के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है ना। क्रॉप से पेस्टिसाइड डालना है, फर्टिलाइजर, केमिकल यूज करना, इन शॉर्ट होगा क्या, हमने वो डाला उसमें, उसके बाद हम उसको ऊपर से पानी देते हैं, है ना, पानी दे रहे हैं। एक तो उसमें सॉइल फर्टिलिटी खराब हो रही है उसकी, दूसरा जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है क्रॉप फील्ड्स में, वो पानी वहां से एब्जॉर्ब होकर नीचे गया, ग्राउंड वाटर बना, पानी नीचे गया, ग्राउंड वाटर के थ्रू धीरे धीरे कहाँ चला गया, या फिर पानी बह के फॉर एग्जांपल चला जाता है किसी लेक्स में, वाटर बॉडीज में, किसी वाटर बॉडीज में चला गया वो पानी। अब होगा क्या, वाटर बॉडीज से वहां पर भी प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वाटर बॉडीज में भी प्लांट है, वो उन प्लांट्स ने भी टेकअप किया होगा वो केमिकल, है ना। उन प्लांट्स को कोई खाता होगा वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज
में उन प्लांट्स ने जिसने खाया वहां हो गया, उनको जिसने खाया वहां वो ट्रांसफर, उनको जिसने खाया वहां वो ट्रांसफर हुआ। तो हो क्या रहा है कि कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड की जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ, है ना? बात समझ पा रहे हैं? कोई भी केमिकल का अमाउंट, कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा है ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ, तो उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। पहले हम वाटर बॉडीज वाले आते हैं, पानी में आते हैं। ठीक है बेटा, पानी में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जूप्लैंक्टन, मतलब छोटे छोटे कीड़े। जूप्लैंक्टन को खाती है स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाते हैं लार्ज फिश, लार्ज फिश को खाते हैं मैन, यानी कि लास्ट ट्रॉफिक लेवल कौन आ रहा है? मैन आ रहा है ना? तो अब इसको जरा देख समझिए कि फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन में अमाउंट ऑफ केमिकल, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल 0.2 ppm है। ठीक है, इसके आगे बढ़ के वो क्या हो जाएगा? इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे। जब यहां से हम लोग देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है ना? कि यहाँ तक तो फाइटोप्लैंक्टन में, पानी में तो इतना लेवल पहुंच रहा है, पर जाते जाते लास्ट टॉपिक लेवल तक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कंसंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल कि वो एकदम से बहुत ज्यादा दिख रहा है, हमें 25 ppm दिख रहा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा? तो यही है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन का क्या लिखेंगे? द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, या केमिकल ही लिखेंगे तो भी चल जाएगा, increases as trophic level increases and reaches maximum till last trophic level, जो कि मेन का है। ठीक है, अब आप इसको दो चीजों से रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा कि बायोमैग्निफिकेशन में तो केमिकल तो बढ़ रहा है लास्ट तक, ठीक है, जबकि एनर्जी कम होगी जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल लास्ट तक होगी। समझ आया बेटा? बायोमैग्निफिकेशन समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? बायोमैग्निफिकेशन क्या होगा कि केमिकल की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, और लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा सबको? आप इसको फूड चेन भी लिख सकते हैं, एक्वाटिक फूड चेन के एग्जांपल में आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एक्वाटिक फूड चेन का एग्जांपल भी हो सकता है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गया है? ठीक है जी, चले आगे बेटा। बायोमैग्निफिकेशन हो गया, तो अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन लेयर। ठीक है जी, ओजोन लेयर की बात करते हैं। ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 डायटोमिक, यानी डाई मीन्स दो एटम का बना हुआ है। ठीक है, डायटोमिक। ओजोन इज O3, दैट इज ट्राइएटोमिक। आप ये समझिए जितना ज्यादा O2 ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है ना, O3 उतना ही हार्मफुल है, हजार्ड है ना। O3 बहुत ज्यादा हार्मफुल है हम लोगों के लिए अगर हम O3 को लेते हैं तो, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि भाई O3 होना चाहिए। O3 हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है, तो कैसे हेल्प कर रहा है? कुछ पॉइंट इसकी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो O3 ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, दूसरी चीज ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में।
ठीक है, हमारी अर्थ के बाहर एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके पास है, वहां पर है हमारा ओजोन लेयर का। ठीक है, जैसे मैं बता दी ओजोन लेयर ट्राइटॉमिक 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बना है। तो कैसे बना है पहले मैं इसको समझाती हूँ। ठीक है, एटमॉस्फेयर में O2 है। ठीक है, इस पर यूवी रेडिएशंस पड़ी, ये अलग अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टूट गया। ठीक है, यानी कि नेसेंट मॉलिक्यूल्स बन गए। ओके, ऑक्सीजन के नेसेंट मॉलिक्यूल्स बन गए। अब फिर से O2 तो घूम ही रहा है। ठीक है, इनमें से एक को आया, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ और इसने बनाया हमारा O3 मॉलिक्यूल, जिसको हम बोल रहे हैं ओजोन लेयर। अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है, आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल टूटा यूवी रेडिएशन की मदद से अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, नेसेंट ऑक्सीजन्स में। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर, एक ऑक्सीजन एटम आकर जुड़ गया है O2 मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये बन गया हमारा O3 ओजोन लेयर। तो ऐसे तो इसकी फॉर्मेशन हुई, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मेशन, कि भाई फॉर्मेशन तो इसकी ऐसे हुई है। ये है बेटा आपकी लोकेशन, कि ओजोन लेयर की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात करेंगे कि ओजोन लेयर का फंक्शन बताइए फिर क्या है। ओजोन आपने बोला कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा हेल्प कर रहा है, तो कर क्या रहा है, ओजोन लेयर कर रहा है बेटा कि अर्थ के बाहर से जो भी यूवी रेडिएशंस आ रही हैं हमारी, डायरेक्ट अगर वो अर्थ पे आती हैं, ठीक है, अगर ओजोन लेयर नहीं होगा, वो डायरेक्ट अर्थ पर आ रही है, तो क्या होगा, बहुत सारे स्किन कैंसर्स हो जाएंगे, वो हमारी बॉडी पर डायरेक्ट पड़ेंगी यूवी रेडिएशन को हमारी जो स्किन है वो बेयर नहीं कर पाएगी और बहुत सारे स्किन कैंसर्स डेवलप हो जाएंगे, है ना, स्किन में प्रॉब्लम होने लग जाएगी इन शॉर्ट। तो अगर उसने कवरिंग बना रखी है ओजोन ने, वो उसको नहीं आने दे रहा, तो क्या कर रहा है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो फंक्शन है बेटा, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम UV radiations which are coming from the sun। ठीक है, अब किससे आप बताएंगे, UV rays can cause skin cancer। यूवी रेज जो है ना बेटा, वो स्किन कैंसर कर सकती हैं, इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे हैं कि भाई ओजोन आप अपनी जगह पर रहो, है ना। हम तो यही चाहेंगे कि ओजोन आप स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत अच्छे से रहो, बहुत थिक ओजोन की लेयर बनी रहे। लेकिन हमारी सुनता कौन है, हम लोग अपनी खुद नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज की वजह से 1980s में ऑलरेडी जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होने लग गई, है ना, डिप्लीट होना उसने शुरू कर दिया। अब वो डिप्लीट क्यों हो रही है, क्या रीजन है उसके डिप्लीट हो रही है वो, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो ओजोन को पसंद नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं जाकर। ठीक है, तो हम अब फॉर्मेशन पढ़ लिया जी, फंक्शन पढ़ लिया, अब जरा डिप्लीशन भी पढ़ लेते हैं कि डिप्लीशन हो क्यों रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। तो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है बेटा ड्यू टू द रिलीज ऑफ CFCs, है ना। अब CFC क्या है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, CFCs रिलीज हो रही है कहां से, ड्यू टू द रिलीज ऑफ CFCs फ्रॉम, कहां है CFC है कहां हमारे पास, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स ACs। ठीक है, इनके अंदर CFCs होती हैं, जितना हम इनको यूज करेंगे बेटा CFC रिलीज हो रही है, CFC रिलीज होकर सीधा जा रही है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, एंड इट इज अ प्रॉब्लमैटिक कंडीशन, और बहुत ही जल्द शायद ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्लियर है, ठीक है। अब इन सब चीजों से शायद हम लोग रिलेट कर पाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गया, एकदम गर्म टेम्परेचर हो जाना, CO2 का बढ़ जाना, ये सब चीजें ग्लोबल वार्मिंग की क्या हो सकती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाते हैं। अब मैं आपको एक चीज से रिलेट करने के लिए बोलती हूँ, शायद आप समझ पाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल
गर्मियों के टाइम में, है ना, गर्मियों के टाइम पे आपने अपनी गाड़ी, कोई भी व्हीकल आपने बाहर खड़ा किया है, गाड़ी की ही बात कर रही हूँ, 4 व्हीलर की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपने अपना व्हीकल बाहर खड़ा किया हुआ है धूप में, ठीक है, शीशे विशे लगा के सब, अब आप एकदम जाते ही उस गाड़ी को खोल के उसमें बैठ जाइए, है ना, अब जो उस गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर होगा ना बेटा, है ना, ऊपर से धूप है, स्टील बॉडी है, अंदर एक अलग ही टेम्परेचर बन चुका है गर्मी का, उसको आप बिल्कुल कंडीशन को रिलेट करें टू द ग्लोबल वार्मिंग, आपको कैसा फील हो रहा है, बहुत गर्म, बहुत सफोकेटेड सा, वही ग्लोबल वार्मिंग समझिए कि जो हमारी अर्थ है ना, वो इस वक्त ऐसा फील कर रही है कि वो गर्मी की उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और वो उसको क्या कर सकती है, वो उसको बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रही है। तो इस तरीके की कंडीशंस हम लोगों ने क्रिएट कर दी है अर्थ के लिए, जो कि मेजरली प्रॉब्लमैटिक होगा हम लोगों के लिए ही, ठीक है ना, क्लियर है। ग्लोबल वार्मिंग से वापस आ जाओ जरा ओजोन लेयर पर, ओजोन लेयर का समझ आ गया, इसका यूज, फॉर्मेशन और उसका डिप्लीशन, यानी कि डिप्लीशन भी होने लगा है उसका, क्लियर है बेटा, ओजोन लेयर समझ आ गया है आपको। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, यानी कि जो हमारा वेस्ट है, हमारे आसपास जो भी वेस्ट हम लोग बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस वेस्ट को हम किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, हटाएं, खत्म करें, छुपाएं या कुछ भी करें कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है ना वो कम से कम खराब हो। हम ये नहीं कह सकते कि भाई खराब होगा ही नहीं, खराब तो होगा अगर हम कोई भी चीज वेस्ट कर रहे हैं तो, लेकिन वो कम से कम खराब हो, उसके लेस टू लेस साइड इफेक्ट हो या नो साइड इफेक्ट हो, इस तरह की हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल से पहले पढ़ना पड़ेगा भाई वेस्ट, है ना, इस तरह मैं वेस्ट लिखवाती हूँ तो डिस्पोजेबल के टाइप लिखवा दूंगी आपको। वेस्ट जो है वो 2 तरीके का हो सकता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया, तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ के एक मतलब अपने आप वो डिग्रेड हो जाए, सड़ जाए, ठीक है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। और जो मटेरियल नहीं सड़ सकता, नहीं गल सकता, नहीं सिंपल फॉर्म में आएगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, है ना। जैसे कि क्या हो गया, कोई आपने कोई खाली मैदान देखा, वहां पर एक बनाना का छिलका डाल दिया है, ठीक है, और उसी के साइड में भाई एक प्लास्टिक की बोतल डाल दी, दोनों चीजें डाल दी। अब आप अगले दिन जब उस मैदान के पास से गुजरेंगे तो आपको देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि जो बनाना का छिलका है वो थोड़ा सा सड़ चुका है, थोड़ा सा गल गया है, प्लास्टिक बॉटल रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। और अगले दिन जाइए, अगले दिन जा रहे हैं, सेम वही चीज, जो बनाना है ना वो सड़ चुका है, प्लास्टिक बॉटल रिमेन्स एज इट इज। आप कितने भी दिन बाद जाइए बेटा, प्लास्टिक बॉटल वैसी की वैसी ही आपको दिखेगी, जबकि बनाना सड़ के गल के खत्म हो चुका होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में चले भी गए होंगे, है ना। तो डिफरेंस क्या है, जो सड़ गल चुका है वो बायोडिग्रेडेबल है, जो एज इट इज पड़ा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिफरेंस समझ आया। बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, दोज वेस्ट मटेरियल which breaks into simpler form, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या लेंगे, it does not cause pollution, एग्जाम्पल बेटा फ्रूट पील्स होगा, मतलब फ्रूट के छिलके, वेजिटेबल पील्स हो सकता है, काउ डंग हो सकता है। तो आप इस चीज में रेट करिए कि जो चीज सड़ गल सकती है भाई वो बायोडिग्रेडेबल में आएगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल में दोज वेस्ट मटेरियल which cannot break into simpler form, it can cause pollution, ठीक है जी, पॉल्यूशन कर पाएगा वो। इसमें एग्जाम्पल बता दीजिए, पॉलीइथीन, प्लास्टिक, पॉलीथीन से कुछ याद आ रहा है क्या? अच्छा, पॉलीथीन क्या है बेटा,
इथीन पढ़ा है केमिस्ट्री में, 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड, इथीन है ना, 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड, और उसका अगर बहुत सारे होंगे, पॉली मीन्स बहुत सारे इथीन होंगे तो उसको पॉलीथीन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब वेस्ट तो हमारे ये हो गए, लेकिन हम वेस्ट को डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से, है ना। वेस्ट डिस्पोजल के क्या क्या तरीके हो सकते हैं बेटा? सबसे पहला बायोगैस प्लांट फॉर एग्जांपल, कि कुछ तरीके का वेस्ट तो हम बना सकते हैं, उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। कुछ तरीके वेस्ट से हम बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। आपको डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको ब्रीफ बताती रहूंगी। दूसरा है बेटा आपका सीवेज ट्रीटमेंट। जितना भी हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है ना, सीवेज में क्या आता है, सीवेज हमारा सारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है, ठीक है। जो सारा हाउस होल्ड वेस्ट होगा वो सारा सीवेज ट्रीटमेंट में चला जाएगा, ठीक है। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि बड़ा सा गड्ढा सा पिट करके उसके अंदर डाल के आपका बायोडिग्रेडेबल अमाउंट को उसको ढक दो, मैन्योर बन जाएगा, फर्टिलाइजर बन जाएगा, दैट इज कंपोस्टिंग, ठीक है। चौथा है बेटा आपका इंसिनरेटर्स। इंसिनेटर क्या होता है कि बड़े बड़े मेटल के, स्टील के, मतलब बड़े बड़े मेटल के वो होते हैं सिलेंडर टाइप, उसके अंदर हम लोग वेस्ट मटेरियल डाल के जला सकते हैं, एशेस के फॉर्म में बाहर निकलेगा वो, दैट इज इंसिनरेटर्स, ठीक है जी। और आपके 5 Rs भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 Rs क्या क्या है? रीयूज, रिफ्यूज, रीपर्पस, रिसाइकिल और रीड्यूस। ये है बेटा 5 R, ठीक है। रीयूज, किसी चीज को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं आप, बट उसको हम दोबारा यूज कर लेंगे। रिफ्यूज, मना करना, नो टू प्लास्टिक बैग्स, रिफ्यूज। रीपर्पस, किसी चीज का पर्पस खत्म हो चुका है, जिस पर्पस के लिए हम उसको लाए थे तो हम उसको दोबारा कुछ नया पर्पस देके उसको यूज करें। रिसाइकल, किसी चीज को रिसाइकलिंग कराना, इज रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कि ऐसा हो सकता है अगर कि हम उस चीज का जो यूज है उसको कम कर सके, रिड्यूस कर दो उस चीज के यूज को, तो भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी हमारा वेस्ट डिस्पोजल में। तो ये 5 R से रिलेटेड टू कुछ टाइप ऑफ तरीके हैं ये वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के। अब मैंने आपको बता दिया है कि हमारे लिए पढ़ने के साथ साथ जरूरी ये भी है कि हम शायद कोशिश करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव दे पाए, हम अपने जो अर्थ है उसको थोड़ा सा अच्छा कर पाए, कोशिश करें कि भाई हम कम से कम गंदगी करें, है ना। हम अगर साफ नहीं कर सकते तो हम ये कर सकते हैं कि हम गंदगी कम से कम करें। तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इससे अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपको करने हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलरेडी, मैं बता चुकी हूँ कि 5 नंबर का फिक्स इसमें से आना ही आना है। अच्छे से पढ़ाई करें। तो बेटा ठीक है, कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।